नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अदृश्य लेकिन ज़बरदस्त ताकत की जो हमारे समाज की पूरी रूपरेखा तय करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सामाजिक आंदोलनों की। इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे संगठित सामूहिक प्रयासों ने इतिहास का रुख मोड़ा है और उस दुनिया को जन्म दिया है जिसमें आज हम जी रहे हैं। विषय बेहद दिलचस्प है, तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किया जाने वाला सवाल लेते हैं। हम अक्सर मान बैठते हैं कि जो अधिकार आज हमारे पास हैं वे हमेशा से ऐसे ही थे, जैसे कि वीकेंड की छुट्टियां, दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करने का नियम या फिर हर वयस्क को वोट देने का समान अधिकार। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सब चीजें सरकारों ने बस यूं ही खुशी खुशी दे दी थीं? बिल्कुल नहीं। इन रोजमर्रा की सुविधाओं के पीछे एक बहुत ही गहरा और लंबा इतिहास छुपा है। ठीक है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। असल में ये अधिकार कोई प्राकृतिक रूप से मिलने वाले उपहार नहीं है। ये लंबे और कई बार बेहद कठिन संघर्षों का सीधा सीधा परिणाम है। ये सब संगठित सामूहिक कार्रवाई की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। उदाहरण के लिए 1839 में इंग्लैंड का चार्टिज्म आंदोलन ले लीजिए, जहां लाखों लोगों ने वोटिंग अधिकारों के लिए दस्तखत किए। या फिर सफ्राजेट्स यानी महिला मताधिकार आंदोलनकारियों का वो कड़ा संघर्ष जिसने महिलाओं के लिए वोट देने का रास्ता साफ किया। कहने का मतलब है, हर बड़े अधिकार के पीछे एक बड़ा सामाजिक आंदोलन डटा हुआ है। तो इस विषय को समझने के लिए आज के विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहला, घटना को परिभाषित करना। दूसरा, समाजशास्त्रीय बहस। तीसरा, आंदोलनों के प्रकार। चौथा, पुराने बनाम नए आंदोलन। और अंत में पारिस्थितिक फोकस। भाग 1, घटना को परिभाषित करना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सामाजिक आंदोलन कोई अचानक भड़की हुई भीड़ या रातों रात हुआ दंगा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एक लंबे समय तक चलने वाली निरंतर सामूहिक कार्रवाई की जरूरत होती है। इसमें एक तय संगठन, स्पष्ट नेतृत्व और एक ठोस विचारधारा का होना बहुत जरूरी है। इसका हमेशा एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, या तो समाज और राज्य की नीतियों में कोई बड़ा बदलाव लाना या फिर किसी थोपे जा रहे बदलाव का डटकर विरोध करना। तो यहाँ सबसे अहम बिंदु यह है कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में जमीन आसमान का वैचारिक अंतर है। सामाजिक परिवर्तन एक बहुत ही व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो अनगिनत लोगों के असंगठित कार्यों से अपने आप धीरे धीरे होती है, जैसे कि संस्कृतिकरण। इसके ठीक उलट सामाजिक आंदोलन एक बहुत ही डायरेक्टेड, लक्षित और संगठित प्रयास होता है, जिसे किसी खास उद्देश्य को पाने के लिए जानबूझकर शुरू किया जाता है। अब एक और दिलचस्प पहलू देखिए। आंदोलन हमेशा प्रगति या बदलाव के लिए ही नहीं होते, ये दोनों तरफ मौजूद होते हैं। एक तरफ राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज जैसे प्रगतिशील समूह थे, जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की जोरदार वकालत कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक काउंटर मूवमेंट यानी प्रतिरोधी आंदोलन भी चल रहा था, धर्म सभा जैसे समूहों की तरफ से। ये लोग पुरानी परंपराओं और यथास्थिति को बनाए रखने के लिए लड़ रहे थे। इससे एक बात साफ होती है कि जब भी स्थापित मूल्यों को चुनौती मिलती है तो स्वाभाविक रूप से उसका कड़ा प्रतिरोध भी होता है। भाग 2, समाजशास्त्रीय बहस। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे विरोध को एक बिल्कुल नए और रचनात्मक सांचे में ढाला जा सकता है। 1930 के ऐतिहासिक दांडी मार्च को ही ले लीजिए। महात्मा गांधी ने नमक जैसी रोजमर्रा की बुनियादी चीज को चुना और अहिंसा तथा सत्याग्रह के अपने नए तरीकों का प्रयोग करके ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियों की जड़ें हिला दी। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि जनमत तैयार करने और एक सामूहिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक मास्टर क्लास था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अकादमिक जगत में इन आंदोलनों को लेकर काफी गहरे मतभेद रहे हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम का मानना था कि सामाजिक आंदोलन समाज में अव्यवस्था फैलाने वाली शक्तियां हैं, जो सीधे तौर पर सामाजिक ढांचे और स्थापित व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स और इतिहासकार ईपी थॉम्सन जैसे विचारकों का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि विरोध करने वाले गरीबों या भीड़ के पास अपनी एक नैतिक अर्थव्यवस्था होती है। वो कोई अराजक गुंडे नहीं होते, बल्कि उनका आंदोलन सिस्टम द्वारा किया गए शोषण और अभाव के खिलाफ एक बिल्कुल जायज और स्वाभाविक गुस्सा होता है। भाग 3, आंदोलनों के प्रकार। मुख्य रूप से विद्वान सामाजिक आंदोलनों को 3 व्यापक प्रकारों में बांटते हैं। पहला है प्रतिधानात्मक या रूपांतरणकारी आंदोलन, दूसरा है सुधारवादी आंदोलन और तीसरा है क्रांतिकारी आंदोलन। इन तीनों के बीच के अंतर को समझना काफी आसान है। रूपांतरणकारी आंदोलनों का लक्ष्य लोगों की व्यक्तिगत चेतना और सोच को बदलना होता है, जैसे केरल में श्री नारायण गुरु का सामाजिक आंदोलन।
सुधारवादी आंदोलन धीरे धीरे और शांतिपूर्ण तरीके से संस्थाओं में प्रगतिशील बदलाव चाहते हैं, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अभियान है। और अंत में आते हैं क्रांतिकारी आंदोलन, जो समाज में एकदम आमूलचूल बदलाव चाहते हैं, अक्सर राज्य की सत्ता पर कब्जा करके। रूस की बोल्शेविक क्रांति या भारत में नक्सलवादी आंदोलन इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। वैसे ये भी सच है कि समय के साथ एक ही आंदोलन इन अलग अलग श्रेणियों के बीच अपनी दिशा बदल सकता है। भाग 4, पुराने बनाम नए आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समय के साथ ये पूरी प्रक्रिया कैसे इवॉल्व हुई है। पुराने सामाजिक आंदोलन अक्सर मजदूर यूनियनों या किसान समूहों की तरह वर्ग आधारित होते थे। वे सीधे राजनीतिक दलों से जुड़े होते थे और उनका मुख्य फोकस सत्ता और संसाधनों के बंटवारे पर ही रहता था। लेकिन आज के नए सामाजिक आंदोलन काफ़ी अलग हैं। ये पहचान, संस्कृति और जीवन की गुणवत्ता जैसे पर्यावरण या मानवाधिकारों पर केंद्रित हैं। सबसे बड़ी बात, इन्हें राजनीतिक दलों के बजाय गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ और नागरिक समाज मिलकर चलाते हैं, जिनमें अलग अलग वर्गों के लोग एक साथ आते हैं। तो आखिर इस बदलाव के पीछे का कारण क्या था? प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी रजनी कोठारी के विचारों से प्रेरित ये कोट इसे बहुत ही सटीक तरीके से समझाता है। 1970 के दशक तक आते आते यह महसूस किया जाने लगा कि जो औपचारिक राजनीतिक दल हैं, उन पर ताकतवर लोगों और एलीट्स का कब्जा हो गया है। इसलिए गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को लगने लगा कि राजनीतिक व्यवस्था अब उनकी आवाज़ नहीं सुन रही। नतीजतन अपनी बात मनवाने और दबाव बनाने के लिए लोग राज्य के ढांचे से बाहर निकले और नए गैर दलीय संगठनों का हिस्सा बनने लगे। भाग 5, पारिस्थितिक फोकस। आधुनिक पर्यावरणीय आंदोलनों की बात करें तो इसका सबसे प्रतिष्ठित उदाहरण है चिपको आंदोलन। जब सरकारी ठेकेदार ओक और रोहेडेंड्रन के जंगलों को काटने के लिए आए तो ग्रामीणों ने एक बहुत ही अनोखा और सीधा तरीका अपनाया। वे पेड़ों से चिपक गए। ये कोई पर्यावरण बचाने की महज किताबी बहस नहीं थी, यह उनके रोजमर्रा के अस्तित्व, ईंधन और जानवरों के चारे को बचाने की सीधी लड़ाई थी। और इसमें सबसे खास बात यह थी कि ग्रामीण महिलाओं ने वर्ग और जाति की तमाम सीमाओं को तोड़कर इस आंदोलन में भारी संख्या में हिस्सा लिया। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पर्यावरण को बचाने की ये मुहिम आज किस तरह का रूप ले चुकी है। आज हमारे सामने नमामि गंगे और स्वच्छ भारत अभियान जैसी बड़ी राष्ट्रीय व्यापी पहल हैं। इन आधुनिक आंदोलनों का मुख्य फोकस पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना, साफ सफाई सुनिश्चित करना और पानी की गुणवत्ता को सुधारना है। ये अभियान साफ तौर पे दिखाते हैं कि एक स्वस्थ वातावरण और स्वच्छता अब केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते, बल्कि ये एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। इस पूरे विश्लेषण से गुजरने के बाद हम इस अंतिम और काफी विचारोत्तेजक प्रश्न पर पहुंचते हैं। समाजशास्त्र और इतिहास हमें बार बार बताते हैं कि जो भी प्रगति आज तक हुई है वो निरंतर सामूहिक प्रयासों का ही नतीजा है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में भी समाज में सच्ची समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हमें इसी तरह नए और संगठित सामाजिक आंदोलनों की हमेशा जरूरत बनी रहेगी? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।